विकास कदम जी, एनडी गवाले जी, रोहिणी यंगड़े जी, सचिन सरोदी जी, मोहन यंगड़े जी, राजेंद्र गोनारकर जी, दीपक यंगड़े, नितिन यंगड़े, साथी सूरज यंगड़े, इस कार्यक्रम के आयोजन में इसको सफल बनाने के लिए जिन जिन भीम सैनिकों ने अपना योगदान दिया, वो तमाम साथी, बहनें, माताएं, बुजुर्ग, आप सभी नांदेड़वासी, महाराष्ट्रवासी साथियों को, भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता हूं, शाहू महाराज को याद करता हूं, सावित्रीबाई फुले को याद करता हूं, ज्योतिबा फुले को याद करता हूं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को याद करता हूं, और जिन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक बहुत बड़ा काम किया, ऐसे दाभोलकर जी को भी याद करता हूं, कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ को भी याद करता हूं, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद और इस देश के बहुत बड़े स्कॉलर, विद्वान, जिनको नक्सलवादी बोलकर मोदी की सरकार ने जेल में डाल दिया, उस डॉक्टर आनंद तिलतुमड़े को भी मैं सलाम करता हूं, उनको याद करता हूं। साथियों, हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रतिक्रांति। तो करीब 3-4 हजार साल पहले जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ और उसके सामने तब से लेकर अब तक बहुत लोग लड़े, लेकिन एक व्यापक जन आंदोलन सबसे पहला, और जिसकी ऊर्जा, जिसकी गर्मी, जिसका व्याप बहुत प्रचंड फैला, ऐसा जाति व्यवस्था के खिलाफ पहला विद्रोह, पहला आंदोलन किसी ने किया है तो है गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध की विचारधारा, उनका मानवतावादी दृष्टिकोण, उनकी बातें, उनकी सोच न केवल भारत में, न केवल साउथ एशिया में, अनेक देशों तक बुद्धिज्म का प्रभाव फैला। उसके खिलाफ मनुवादी शक्तियां और एक बार एकत्रित हुई, संगठित हुई, बुद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्धिस्ट भिक्षुकों की कत्लेआम की, बुद्धिज्म के प्रभाव को खत्म किया। इसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं प्रतिक्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन। बुद्ध कर रहे थे क्रांति, और उस क्रांति के खिलाफ जो प्रतिक्रांति हुई, उसके बाद, उस प्रतिक्रांति के बाद कोई नानक पैदा होते हैं, कोई कबीर पैदा होते हैं, कोई संत रविदास पैदा होते हैं। ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, केवल दलितों को नहीं, केवल चमारों को नहीं, ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये संत रविदास पैदा हुए। उसी की शैली में कबीर साहब भी लिखते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो प्रतिक्रांति के बाद कोई ज्ञानदेव, कोई नामदेव, गुजरात में नरसिंह मेहता, सूफी संत, बहुत से औलिया, फकीर, पीर, नानक, रविदास, कबीर, एक जबरदस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आंदोलन लेके खड़े हुए, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी वाणी के जरिए जनसंपर्क करके जनता को जगाकर, क्या पत्थर को पूज रहे हो? यदि परम तत्व नाम की कोई चीज है तो तुम में, हम में, सब में है। एक लिबरल समाज के निर्माण की, यदि आप धर्म में मानते हो तब भी लिबरल रहो, लाइट रहो, इसका लोड लेकर मत घूमो। इस प्रकार के क्रांतिकारी विचार लेकर ये सारे लोग निकले। उन सभी में एक बात कॉमन थी, वो तमाम लोग, चाहे वो नानक हो, रविदास हो, कबीर हो, मनुवाद के खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। लेकिन वो लड़ाई, उनके विचार, वो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर थे। उसको एक राजनीतिक तड़का दिया
रामास्वामी पेरियार ने। उसको राजकीय रंग दिया, राजकीय विचार दिया डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने। उसको राजकीय दृष्टिकोण दिया ज्योतिबा फूले ने। और वो लड़ाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तो थी, साथ साथ अपने हक और अधिकार की लड़ाई बनी, अपने आर्थिक मुद्दों की लड़ाई बनी। एक राजनीतिक चेतना उससे पैदा हुई। और फुले, पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर जिन दिनों में हुए, उन्हीं दिनों में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। एक ऐसा विप्लव का आंदोलन हुआ सन 1857 में, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरे लोग सामने से गए और कहा बहादुर शाह जफर को कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि भाई मैं जिंदगी के आखिरी के दिनों में हूं, लेकिन फिर भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उन तमाम लड़ने वाले लोगों का यह कहना था कि नहीं, आप 1857 का विप्लव का नेतृत्व करो। मतलब कि तब अभी आरएसएस और भाजपा के लोग जो हिंदू मुसलमान की लकीर खींच रहे हैं, ऐसा कोई मामला उन दिनों में नहीं था। और उसके बाद स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग थे, सबको साथ में लेकर चलने की बात थी। और उसी लड़ाई, सबको साथ में लेकर चलना, सामाजिक न्याय हो, सामाजिक समानता हो, छुआछूत न हो, इन्हीं सोच, इन्हीं विचारों के साथ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने आधुनिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक संविधान हमारे सामने पेश किया। और उस संविधान के बाद धीरे धीरे हमको अपने हक और अधिकार मिलते गए। एक जमाना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम की व्यवस्था के कारण नॉलेज, ज्ञान, तो उसके ऊपर एक ही समुदाय का कंट्रोल। लेकिन यदि किसी शूद्र के कान में वेद मंत्र का उच्चार भी पड़ गया तो इट वॉज लीगल, वो कानूनी था। उसके कान में धक-धक का शीशा डाल के उसकी हत्या कर दी जाए। मतलब कि मर्डर वॉज अ लीगल थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मनु। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने उसको खारिज कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने कहा नथिंग डूइंग, ये कुछ नॉनसेंस नहीं चलेगा। अब दलित का बेटा पढ़ेगा नहीं, यूजीसी का चेयरमैन बनेगा। ये क्रांति हमारे संविधान से चालू हुई। एक समुदाय था, सारी जमीन उसी के पास थी। संविधान आया, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम का कोई तेजस्वी पुरुष पैदा हुआ और उसने कहा सॉरी, जमीनों का आवंटन गांव में बसने वाले गरीबों के बीच में भी होगा, क्योंकि इस अंततोगत्वा समाजवाद को स्थापित करना है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। एक वर्ग था, व्यापार के ऊपर उसी का कंट्रोल था। लेकिन अभी महाराष्ट्र का ओबीसी समुदाय का कोई गरीब आदमी या मदारी का खेल करने वाला डीएनटी समुदाय का साथी भी बंबई के किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में किसी ब्रांडेड कंपनी का शोरूम कर सकता है। ये कमाल भी संविधान के कारण हुआ। एक वक्त था कि शूद्रों के नसीब में केवल चाकरी करना लिखा था, मजदूरी करना लिखा था। लेकिन आज नांदेड़ का कोई सूरज एंगड़े ऑक्सफोर्ड में जाकर लेक्चर देता है। ये भी कमाल संविधान का ही है। तो ये स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर संविधान लिखे जाने से अब तक की ये जो क्रांति चल रही थी, उसको आरएसएस, मोदी और भाजपा की सरकार ने पूरी समझदारी के साथ 360 डिग्री उल्टा करना चालू कर दिया है। पहले हजारों लाखों एकड़ जमीन का आवंटन पहले की सरकारों के दौरान हुआ। उसके लिए किसी दादा साहेब गायकवाड़ को लड़ना पड़ा, लेकिन उस लड़ाई के बाद भी जमीनों का आवंटन हुआ। स्वतंत्रता के आंदोलन का नारा था लैंड टू द टिलर, जोतने वाले को जमीन। और अभी मोदी सरकार का नारा है अडानी और अंबानी को जमीन। पहले जमीनों का आवंटन स्वतंत्रता से लेकर अब तक दलित, आदिवासी, ओबीसी के बीच में होता था। अब इस सरकार में जमीनों का आवंटन होता है अडानी, अंबानी और एसआर को। अब देखिए, नांदेड़ का कोई पहला आईएएस बना होगा, पहला कोई आईपीएस बना होगा, पहला कोई एमपी और एमएलए शेड्यूल कास्ट का जो बना होगा, गांव के किसी छोटे से स्कूल में पढ़ा होगा, या नांदेड़ के, या अहमदाबाद के, या बंबई के, या पुणे के, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में उसने पढ़ाई की होगी। और वहां से वो
LIC में एम्प्लॉय बना, बैंक का कर्मचारी बना, ONGC में गया, IOC में गया, पटवारी बना, टीचर बना, कांस्टेबल बना, IPS बना, IAS बना। तो अभी ये सरकार ने क्या किया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सारी सरकारी स्कूल धीरे धीरे करके बंद कर दो, शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि कोई जिग्नेश मेवानी और सूरज एंगड़े को इस प्रकार का कार्यक्रम करना है तो उसके लिए जो पर्चा है वो कहां से आता है? तो काशीराम जी को समर्थन करने वाला जो सरकारी कर्मचारी था उसमें से कोई खड़ा होता है कि भाई 10,000 पत्रिका मैं छपवाऊंगा, हॉल का किराया मैं दूंगा, आंदोलन करना है 3 दिन धरना चलेगा, 500 लोग आकर बैठेंगे, उनके खाने पीने की अरेंजमेंट वो करूंगा। ये दलितों का मध्यम वर्ग स्वतंत्रता से लेके अब तक जो पैदा हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करो, शिक्षा भयंकर महंगी कर दो, सरकारी स्कूल उसको टोटल बंद कर दो, जमीनों का आवंटन 1 इंच नहीं होगा और इतना प्राइवेटाइजेशन कर दो कि आरक्षण कागज पर रह जाए, उसका कोई आपके जीवन के साथ मतलब नहीं। और इसीलिए मैं आज गुजरात से चलकर नांदेड़ में यह कहने के लिए आया हूं कि 2014 से लेके अब तक इस देश में जो हुआ है वो और कुछ नहीं, काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2 प्रतिक्रांति भाग 2 चल रहा है। इस बात को समझ लीजिए, इससे खतरनाक कुछ नहीं है। सिस्टमेटिकली 55 लाख 5-6 साल तक भारत में आदिवासी और दलित समाज के 55 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को ब्लॉक करके रखी। और नई पार्लियामेंट के निर्माण के लिए कितना पैसा है? 800,000 करोड़। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टैच्यू 125 फुट का बन जाए या 1 लाख फुट का बन जाए, यदि पेट में रोटी नहीं है ना तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम का जयकारा लगाने का कोई मतलब नहीं है। और आज मुझे यह अवार्ड इसलिए मिल रहा है LR बाली साहब की स्मृति में, और मुझे गौरव है, मैं फ्रैंकली ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, यह नाम मैंने नहीं सुना था। मुझे खुशी है कि आप नांदेड़ वासियों के कारण LR बाली साहब का नाम मुझे पता चला, और इस बात का मुझे गौरव है कि उस LR बाली साहब के नाम से मुझे अवार्ड मिल रहा है जो किसी जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सेना के सिपाही थे। उस LR बाली साहब के नाम से मुझे अवार्ड मिल रहा है जिन्होंने दादा साहब गायकवाड़ के साथ न केवल काम किया, जेलों में रहे और जिनके कारण हजारों एकड़ जमीनों का आवंटन हुआ। तो मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस करता हूं कि उनकी स्मृति में इतने जुझारू, अंबेडकरवादी, निष्ठावान, प्रामाणिक, जीवन में कभी डगे नहीं, जीवन में कभी बिके नहीं, जीवन में कभी अपनी कमिटमेंट को, इंटीग्रिटी को छोड़ा नहीं, ऐसे बहुत कम अंबेडकरवादी होते हैं। ऐसे एक निष्ठावान अंबेडकरवादी के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा और मुझे आज जो अवार्ड मिल रहा है उसके लिए मेरे साथी सूरज एंगड़े, जो सम्मान करने वाली समिति है वो, और मैत्री, हमारा मैत्री फाउंडेशन क्या कहे, मैत्री मिशन के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैत्री मिशन की इस मिशन को आगे हम लोग साथ में मिलकर बढ़ाएंगे, और ये मुझे जो अवार्ड मिला है, ये जो परंपरा है, उस सबको हम लोगों को साथ में मिलकर आगे ले जानी है, ताकि मेरी तरह और भी लोग इंस्पायर हो कि किसी आखिरी इंसान के जीवन में उजाला करना वो सही मायने में होता है जय भीम बोलने का मतलब। तो मुझे ये अवार्ड मुझे क्यों मिल रहा है, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, मेरा गला भी थोड़ा मोदी जी की नीयत की तरह हो गया है। लेकिन ये अवार्ड मुझे इसलिए मिल रहा है कि 2018 में मैंने 14 अप्रैल नहीं मनाया था। 2017 के दिसंबर में मैं विधायक बना, और 2018 के जनवरी महीने में गुजरात के कच्छ जिले के कलेक्टर को मैं मिला और कहा कि कच्छ जिले में मेरी जानकारी के हिसाब से 2200 एकड़ यानी कि करीब करीब 5000 बीघा ऐसी जमीन है जिसका आवंटन दलित समाज के नाम से हुआ है। उनके पास जमीन आवंटन के पर्चे सारे रिकॉर्ड्स है, सारे महसूली रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम चढ़ चुका है, उनके नाम की एंट्री हो चुकी है, 7 बार में भी उनका नाम है। लेकिन जिनको ऊंची जाति का होने का और मुझों पर ताव देने का घमंड है, ऐसे कुछ सामंती गुंडे पिछले 34 साल से इन 5000 बीघा जमीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा करके बैठे। आप केवल इन 5000 बीघा में से
आपकी चॉइस का, जहां पंगा होने का, झगड़ा होने का, ट्रैफिक जाम होने का, लड़ाई होने का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने का कोई टेंशन नहीं। ऐसा कोई भी 1 एकड़ आप खाली करके दिखाइए और बाकी की जमीन का पोजीशन आप 1 साल के अंदर पूरा करेंगे। इतना कमिटमेंट दीजिए ताकि हमको लगे कि नहीं, आप ये काम आने वाले दिन में करना चाहते हैं। आपकी चॉइस का कोई भी 1 एकड़, हम लोग अड़ नहीं गए कि भाई यही एकड़ चाहिए। कोई भी 5,000 बीघा में से कोई भी 1 एकड़ जमीन का पोजीशन दो। मोहतरमा थी, शायद दलित या ओबीसी समुदाय से ही आती थी, वहां रिजर्व सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट रिजर्व है, तो शेड्यूल कास्ट का बंदा वहां पर एमपी है। जहां पर जमीन अपनी जिसमें गुंडे घुसे हुए, वह बगल में शेड्यूल कास्ट का एक भाई वो विधायक है, और एसपी वो शेड्यूल कास्ट की महिला थी, आईपीएस अफसर, और कलेक्टर, चारों ने मिलकर 1 इंच का भी पोजीशन नहीं दिया। ये देखिए कैसे आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए हम लोग चुनकर लाते हैं, और फिर वो जब रिटायरमेंट के वक्त आते हैं तब हम लोग उनका सम्मान करते। बंद कर दो। सम्मान करो एलआर बाली का, सम्मान करो उस वाघमारे जी का जिन्होंने मराठावाड़ा के मूवमेंट में बलिदान दिया। आप सैल्यूट करो उनके कंट्रीब्यूशन का। कोई गांव में बसने वाला गरीब आदमी है, छोटा मोटा क्लर्क है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को ऊर्जा देता है, उनका सम्मान करो। ये अफसर बफसर अपने किसी काम के नहीं। बहुत एमपी, एमएल, आईएएस, आईपीएस देखे। इस चुनाव में मुझे हराने के लिए 2 आईपीएस लखे थे, दोनों शेड्यूल कास्ट के थे गुजरात में। तो जो संघर्ष कर रहे हैं कुछ परिवर्तन के लिए, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चालू करो, उनको सेलिब्रेट करो। तो वहां 1 एकड़ का भी पोजीशन नहीं मिला। हम लोगों की टीम ने कॉल दिया। मैं 2009-10 से जमीन के मुद्दे पर काम कर रहा था। हम लोगों ने कहा कि इस बार 14 अप्रैल सड़क पर मनाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर के किसी भी स्टैच्यू को माला नहीं पहनाएंगे। अडानी साहब का करोड़ों का सामान कच्छ जिले के रापर तहसील के जिस सामखियाड़ी हाईवे से जाता है, उस हाईवे में 5,000 लोगों को लेकर बैठ जाएंगे। और आईबी का इनपुट जनरेट हुआ कि कम से कम 10 से 12,000 लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। 14 अप्रैल की शाम को रेंज आईजी ने मुझे बुलाया और कहा, जिग्नेश भाई देख लो, 112 एकड़ खाली करके आपको दे दिए। तो उस दिन जो साथी सूरज ने कहा, कभी कभी इमोशनल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इमोशनल लोग ही आई लव यू कहते हैं ना, बहुत जरूरी है। इमोशनल होना चाहिए, भावुक होना चाहिए, लेकिन उस भावनाओं में इतने न बहे कि जो सच्चाई है उसे मुंह फेर ले। हवा हवा होती है और पदार्थ पदार्थ होता है, जमीन पदार्थ है। तो पूरा 8 से 12,000 लोग जमीन पर उतरने वाले थे। ऐसा जैसे सरकार को पता चला, 112 एकड़ करीब 250 बीघा जमीन एक 24 घंटे के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड और सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट, एसपी, आईजी सबको काम पे लगाकर वो जमीन का पोजीशन 34 साल के बाद अपने लोगों को मिला। आपको ये बात बताना चाहता हूं कि गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, देश का कोई भी स्टेट हो, जमीन का जो आवंटन होता है वो प्राइमरीली मुख्य रूप से 2 जगह से होता है। एक तो जो बड़े किसान, उनकी जमीन के ऊपर सरकार सीलिंग दाखिल करती है। उसका हिंदी शब्द क्या है, मराठी शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन समझाता हूं। मान के चलिए कानूनन 42 एकड़ जमीन आप रख सकते हैं। आपके पास है 842 एकड़ जमीन, तो ये 800 एकड़ जमीन है वो कलेक्टर ले लेता है, सरकार उसको जब्त कर लेती है, ताकि वो 800 एकड़ जमीन जिस जमींदार की पास से आपने ली, उसी गांव के भूमिहीन, दलित, आदिवासी, ओबीसी में उसका आवंटन किया जाए। 1950 से लेकर अब तक गुजरात में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में ऐसी हजारों लाखों एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। आज भी गुजरात में मैं जहां तक जानता हूं, कम से कम 15 से 20 हजार एकड़ ऐसी जमीन है जिसमें दलितों का नाम है और कब्जा किसी जातिवादी गुंडे का है। नांदेड़ में भी ये सिचुएशन हो सकता है, महाराष्ट्र में भी ये सिचुएशन है। महाराष्ट्र में भी
महाराष्ट्र लैंड सीलिंग एक्ट के तहत ऐसी जमीनों का आवंटन हुआ, लेकिन आज भी जमीन वो केवल कागज के ऊपर है। 7 बार तो लिखा है सूरज येंगड़े, जमीन अलॉटमेंट का ऑर्डर तो उनके नाम से है और उसके ऊपर जोत रहा है कोई और। क्यों? उसको ऊंची जाति के होने का घमंड है, उसके मन में ऐसा है कि क्या औकात है दलित की, क्या कर लेगा। यदि 14 अप्रैल के दिन आप और हम नीले रंग का कुर्ता पहनकर जय भीम बोलते हुए बाबा साहब को माला अर्पण कर सकते हैं, तो उसी 14 अप्रैल के दिन 14 ऐसे तहसील को आइडेंटिफाई किया जाए महाराष्ट्र का। अगले अप्रैल में मैं आने के लिए तैयार हूं और एक साथ 14 तहसील में जहां जहां पर दलितों की जमीन है और जहां गुंडों का कब्जा है उसको खाली करवाने का कॉल देंगे। मैं भी 6 महीने पहले मुझे एक केस में 3 महीने की सजा हुई। मुझे लगता है कि मेरे बायोडेटा का सबसे बड़ा चमकने वाला चिन्ह वही है। क्या मामला था? गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा तहसील के लवारा नाम के गांव में 49 ईयर्स पहले, करीब 50 साल पहले जमीन का आवंटन हुआ था दलित समुदाय के साथी के नाम। आप सोचो क्या चर्बी होगी, क्या दादागिरी होगी, कितना सामंती दिमाग होगा। मेरा घर और 50 साल से आप उसके अंदर घुसे हुए, मेरी जमीन, नाम मेरा, मैं उसका कानूनन मालिक हूं और 50 साल से कोई और जोत रहा है। हम लोगों ने ऊना के आंदोलन के वक्त नारा दिया था कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। हमको इन नकली मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, जात पात धर्म कुम की पॉलिटिक्स के लेना देना नहीं। हम जय भीम भी बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद भी कहेंगे, रामास्वामी पेरियार को भी याद करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहेंगे कि नांदेड़ में महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनना चाहिए और उस अस्पताल के अंदर जो सफाई कर्मी वाल्मीकि समाज का काम करता है उसको भी 7वां पगार पंच मिले, ताकि उसका बेटा भी कोई सूरज येंगड़ी की तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लेक्चर दे। लेकिन मनुवादी माइंड कैसे काम करता है? हमारे गुजरात के पनोती पुत्र मोदी साहब ने कर्मयोगी नाम की किताब लिखा है। क्या कहते हैं? नरेंद्र दामोदर मोदी कर्मयोगी नाम की किताब में यह कहते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। आओ ना मोदी साहब, आप भी नांदेड़ आओ, ये लाभ लो कभी। मतलब कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बने, सफाई कर्मी का बेटा गटर में ही उतरे और जमीन मिलेगी अडानी, अंबानी और एसआर को। आज दादा साहब गायकवाड़ को किस लिए याद करते हैं? जो साथी सूरज ने कहा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की आंख में से आंसू निकल जाते थे। क्यों? आज भारत में दलितों की आबादी कितनी है? 21 करोड़। 2011 करोड़ हो गए। ये 21 करोड़ लोग कोई एक जगह पर साथ खड़े हो तो कितनी बड़ी तादाद बनेगी। इतनी बड़ी तादाद हमारी है। साला हमको किसके बाप से डरने की जरूरत है? पसीना हम बहाते, गन्ना हम काटते, ईंटों के भट्ठों में हम, कंस्ट्रक्शन की साइट में हम, 14 घंटा केमिकल की फैक्ट्री में हम काम करते हैं और हम साला मार खाएंगे, हम साला डर कर जिएंगे। सीना तान कर जियो। ये धरती अपने आप की नहीं, किसी के बाप की। ये बात बाबा साहब अंबेडकर कहना चाहते थे कि जमीनों का आंदोलन खड़ा करो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आंख में से आंसू निकल जाते थे। उन्होंने अपने करीबी साथियों को बुलाया और कहा, मैंने बहुत काम किया, बहुत मोर्चे पर लड़ा, बहुत योगदान दिया, बहुत सत्याग्रह किए, बहुत जन आंदोलन किया, लेकिन गांव में बसने वाला जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर है उसके लिए जितना करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। उस बात की बड़ी पीड़ा है। वो दर्द उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ और दूसरे साथियों का साथ साझा किया और उसके कारण बाबा साहब अंबेडकर के जो भी साथी थे वो जमीन के आंदोलन को तैयार करने में लग गए और 1959 में इसी मराठवाड़ा में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ और 50,000 लोगों का मोर्चा निकला। आप सोचिए, 50 लोग आज हमारे नांदेड़ में, महाराष्ट्र में किसी भी कलेक्टरेट में जमीन की डिमांड को लेकर ज्ञापन देने नहीं जा रहे। क्या चेतना रही होगी उस जमाने में कि जब दादा साहब गायकवाड़ के साथ 50,000 लोग सड़क पर उतरे थे। वो दिन हमको वापस लाना है। बस इतना कहने के लिए आया हूं। वो दिन हमको वापस लाना है। उसके बाद साथी सूरज ने कहा, उस हिसाब से 1964-65 में एक जबरदस्त ऐतिहासिक जन आंदोलन हुआ
उस जन आंदोलन के दौरान टोटल जितने भीम सैनिक डिटेन हुए, गिरफ्तारी हुई या पुलिस थाने में बिठा के रखा, उसका टोटल आंकड़ा आप मान नहीं पाएंगे। कितना, कोई गेस करेगा? 3,60,000 लोग डिटेन हुए। अभी 36 लोग जमीन की डिमांड को लेकर ज्ञापन देने को तैयार नहीं है। और उस जमाने में कितने? 3,60,000 लोग डिटेन हुए। गुजरात के सौराष्ट्र में, मैं तेलतुंबड़े साहब की किताब में पढ़ रहा था, गुजरात के सौराष्ट्र में दादा साहब गायकवाड़ का कॉल एक्सेप्ट करके जो लोग जेलों में डिटेन हुए, उसका आंकड़ा है 30,000 पीपल। इस बात को हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा। 14 अप्रैल मनाएंगे, डंके की चोट पर मनाएंगे, सूट बूट पहन के मनाएंगे, नीला रंग का झंडा लेकर जाएंगे। लेकिन गुजरात में हम लोगों ने क्या चालू किया है? अभी 6 दिसंबर आएगा तो 6 जगह पर बाबा साहब के स्टैच्यू को माला पहनाने के बाद 6 ऐसे गांव हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जहां दलित जमीन के नाम पे है, कब्जा गुंडों का है, और 6 दिसंबर के दिन ही या 14 अप्रैल के दिन ही या संविधान दिन के मौके पर ही उस जमीन का पोजीशन देने का कॉल देते हैं, ताकि पुलिस ये किसी के बाप की औकात नहीं कि 6 दिसंबर या 14 अप्रैल के दिन दलित के कॉलर को टच करके भी दिखाए। ये दिन पसंद करो। और आज अहमदाबाद जिले के धौड़का तहसील के एक सरोड़ा गांव की बात करूंगा। वहां 2006 में 150 बीघा जमीन, बहुत हाई क्वालिटी की लैंड, उसका आवंटन दलित समाज के भाइयों को हुआ। और उस जमीन के ऊपर कुछ गुंडों ने गैर कानूनी कब्जा करके रखा था। मुझे कैसे पता चला कि जब गुजरात में सारे आंदोलनकारी भावनगर जिले में जाते थे, गुजरात के भावनगर जिले के महुआ तहसील में निरमा कंपनी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह थी सूरज, कि उस आंदोलन का नेतृत्व करता था डॉक्टर कनुभाई कलसरिया, भाजपा का एमएलए, सरकार भाजपा की। मामला यह था कि निरमा कंपनी को वहां से लाइमस्टोन निकालने के लिए फैक्ट्री बनानी थी, और उसने हाईकोर्ट में ऐसा हलफनामा किया, ऐसा एफिडेविट किया, यहां पर तो कोई तालाब है नहीं, जबकि वहां 35 साल से लोग नहा रहे थे। उस तालाब को रिकॉर्ड पर से गायब कर दिया। तो उस भाजपा के एमएलए ने तय किया, यार ये तो नहीं चलेगा, भले मेरी पार्टी रही, मैं बगावत करूंगा। उसने बगावत किया और महुआ से वो गांधीनगर 5,000 लोगों की यात्रा लेकर आए। अभी तक वहां निरमा अपना प्लांट नहीं बना पाई। लेकिन उस आंदोलन में मैं जब जाता था तब सोचता था कि यार ये निरमा कंपनी को ये किसान और ये आंदोलनकारी लड़ने वाले लोग हम सब मिलकर रोक पाएंगे, ओके, लेकिन फिर जमीन तो कुछ ही लोगों के हाथ में, अपना क्या, हमारे पास जमीन क्यों नहीं? तो इस देश में मनुवाद के कारण, मनुस्मृति के कारण मंदिर में घंटी कौन बजाएगा और गटर में कौन उतरेगा, ये डिजाइन किया है, ये व्यवस्था खड़ी की है मनुवाद ने। और इसीलिए ये भी उसी व्यवस्था ने तय किया है कि कौन 1000, 1200, 1500 एकड़ लेकर बैठेगा और कौन भूमिहीन खेतिहर मजदूर की तरह जिएगा। इस व्यवस्था को तोड़ना है तो दलितों को हर कीमत पर जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो निरमा को हटा देंगे ये किसान, लेकिन जमीन तो उसी के पास रहेगी। लेकिन उसके खेत में जो मजदूरी करने आता है कोई आदिवासी या कोई दलित, उसका क्या? तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, तो वालजी भाई पटेल नाम के हमारे दलित पैंथर के पुराने साथी हैं, ये बहुत से साथी वीडियो ले रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लिप कभी उनके पास पहुंचेगी। ही इज 84 और उन्होंने गुजरात में कम से कम 1000 करोड़ की जमीन दलितों को दिलवाई है। और एट द एज ऑफ 84 आज भी आप कहो कि इस जिले के इस तहसील में दलितों की आवंटित जमीन पे गुंडों का कब्जा है, आपके साथ एट द एज ऑफ 84 वो चलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ सूरवीर केवल जय भीम और नमो बुद्धाय लिखकर खुश है। सही कहा, यह चुटकी काटा, यह बात को हमको समझना है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे सुबह नमो बुद्धाय, शाम को जय भीम,
14 अप्रैल यहाँ हमको मारा, यहाँ हमको पीटा, आरक्षण, एट्रोसिटी, ज्ञापन, काम पूरा, ये नहीं चलेगा। 5 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का महाराष्ट्र की सरकार का बजट है, तो इसमें हिस्सा मांगो को दलितों को कितना मिलेगा। डिमांड करो कि महाराष्ट्र के सारे जिलों में से एक भी जिले में हमको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कोई नया स्टैच्यू नहीं चाहिए। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर और अन्ना भाऊ साठे के नाम से हर जगह पे लाइब्रेरी का निर्माण करो, अस्पतालों का निर्माण करो, यूनिवर्सिटीज का निर्माण करो, जमीन का आवंटन करो। विदेश में पढ़ने जाए उसके लिए जो लोन दे रहे हो उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करो। और 7वां पगार पंच दो हमारे सफाई कामदार भाइयों को। दलितों में भी दलित तो वो है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज आपके साथ मंच पर बैठा था और अभी मैसेज आया है कि भावनगर में किसी बारैया नाम के वाल्मीकि समाज के भाई की हत्या कर दी गई। पिछले हफ्ते अपनी मालिकी की जमीन कल्टीवेट करने जा रहे आलजी भाई और मंजी भाई परमार नाम के 2 साथियों का सुरेंद्रनगर में खून हो गया। एडवांस में उन्होंने लिखा था कलेक्टर को, एसपी को, होम मिनिस्टर को, सीएम को, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के मंत्री को कि मैं अपनी मालिकी की जमीन जोतने के लिए जा रहा हूं, मेरी हत्या हो सकती है। एडवांस में लिखा था, बावजूद ये गुजरात मॉडल की भव्यता है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला, उसको मार डाला। इज किल्ड, दोनों भाई। आपको मालूम है जब कोई एट्रोसिटी की सीरियस घटना होती है तो पीड़ित परिवार को, विक्टिम को जो जो सुनिश्चित करना है उसमें सरकार के लिए कंपलसरी है, ईंटों का भट्ठा दो, स्टोन की कोरी दो, सरकारी नौकरी दो और जोतने के लिए जमीन दो। हम कोई ये डिमांड नहीं करते, हम कोई ये डिमांड नहीं करते। तो इस डिमांड को, इस आंदोलन को नए सिरे से हमको खड़ा करना पड़ेगा। 3,60,000 लोग उस दिनों में जमा हुए, सड़क पर उतरे, जेल में गए जब कोई फेसबुक नहीं था। थोड़े संसाधन ज्यादा है। 1964 और 65 के मुकाबले आज हमारे लोग ज्यादा एलआईसी में है, बैंकों में है, ओएनजीसी में है, आईओसी में है, कांस्टेबल है, एसएचओ है, आईएएस है, आईपीएस है, एनजीओ चलाते हैं, पढ़ लिख कर विदेश में सेटल हुए हैं, विदेश से पढ़ लिख कर यहाँ वापस आए, व्यापार है, धंधा है, कुछ तो प्रगति की है ना हम लोगों ने। तो 3,60,000 से ज्यादा, अभी तो 10 लाख लोग हमारे सड़क पर उतरने चाहिए। वो जिस दिन हम लोग कर पाएंगे उस दिन मैं मानूंगा कि हम लोग थोड़ा बहुत भी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को और कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ को और अन्ना भाऊ साठे को समझ पाए। आज ये जो 21 करोड़ दलित है, उस 21 करोड़ दलित में से आज भी 60%, 65% दलित गांव में बसता है। और ये 65% दलित जो गांव में बसता है उसका भी 65-70% दलित उसके पास जमीन नहीं है। बाकी का जो 35-40% लोग शहर में बसता है, वो क्या करता है? तो शहर में हमारी बहन कोई आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी की बहन है, किसी के घर में कचरा पोता झाड़ू लगाने जाती है, केमिकल की फैक्ट्री में, हीटों के भट्ठों में, कंस्ट्रक्शन की साइट में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, पुणे में, नागपुर में, बंबई में, नगर पालिका में सफाई कामदार के तौर पर काम करता है। तो हम जिसको अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, दलित कहते हैं, वो मूलतः श्रमजीवी, मेहनतकश, मजदूरी करने वाला हमारा भाई या बहन है। मिडिल क्लास का जो दलित है, जो मिडिल क्लास का दलित तबका हमारा है, वो बहुत छोटा है। ज्यादातर हम जिसको दलित कहते हैं वो तो पसीना बहाने वाला है। वही है, एक मुकेश अंबानी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है और उस बिल्डिंग में जिस आदिवासी, जिस दलित ने अपना खून और पसीना आया, वो अहमदाबाद या बड़ौदा या सूरत या राजकोट या पुणे और मुंबई की सड़क पर नग्न अवस्था में सोया पड़ा है। ऐसा भारत चाहिए।
यदि ये हिंदुस्तान, यदि ये भारत नहीं बदल रहा, तो मतलब हमारे आंदोलन में भी कोई कमजोरी है। एक मुकेश अंबानी 27 माल की बिल्डिंग में रहे और वहां पसीना बहाने वाला दलित मजदूर सड़क पर नंगा सोया हो, उसकी बेटी और बेटे का कोई भविष्य न हो, उसके लिए तो भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में शहादत नहीं दी थी। उसके लिए तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान नहीं लिखा था। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में और कहीं नहीं तो नांदेड़ से यह गूंज उठनी चाहिए, रहने के लिए, मरने के बाद दफन करने के लिए, जलाने के लिए और उपजीविका के लिए, अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, रोटी कमाने के लिए भी हमको खेती की जमीन मिलनी चाहिए। जमीन नहीं तो 2024 में किसी को भी वोट नहीं। ये नारा आने वाले दिनों में हम लोग खड़ा करें। हम लोगों ने गुजरात में जो अहमदाबाद की जो बात कर रहा था, धोड़का गांव की, साथ ही सूरज ने अच्छा याद करवाया। तो 2006 में जो जमीन का आवंटन वहां हुआ था, 2009 में मुझे वो पता चला। मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास गया, एक 90 साल के एक्टिविस्ट को लेके गया। उन्होंने हाथ जोड़े कलेक्टर को। मैं स्ट्रेटेजिकली उनको लेके गया था कि भाई 90 साल के बुजुर्ग है, उनका तो कोई स्वार्थ नहीं होगा, उनको देखकर वो कलेक्टर का दिल पिघलेगा, सरकार का दिल थोड़ा पिघलेगा। उसके बावजूद भी कब्जा जमीन का नहीं मिला। 2012 में हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया, 11 जिलों का डेटा कलेक्ट किया और कोर्ट को कन्विंस किया कि भाई ये पूरे राज्य का मामला है, हर एक जिले में, हर एक तहसील में दलितों के नाम पे जमीन है, कब्जा किसी और का है, गुंडे उसमें घुसे हुए हैं, जो एट्रोसिटी के तहत गुनाह बनता है, ना आप गुनाह दर्ज कर रहे हो, ना उस गुंडों को खाली करते हो, ना कब्जा दिलवा रहे हो। कोर्ट के सारे आदेशों के बावजूद भी उसमें कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने जब सड़कें जाम करना चालू किया ऊना के बाद, तब जाकर उस गांव की 152 बीघा जमीन का कब्जा हम खाली करवा पाए। और आज उस गांव में 250, 300, 350 रुपये में जो दलित समाज का मजदूर, जो दलित समाज की बहनें किसी और के खेत में मजदूरी करती थी, आज उसके पास 1 बीघा जमीन 1,45,00,000 ही हो चुकी है। मेरे पास भी 1.5 करोड़ नहीं है, उस मजदूर के पास है। ये यदि हम कर पाते हैं और फिर आप 14 अप्रैल के दिन जय भीम बोलो, उसका टेस्ट अलग होगा यार। आज बंबई में या अहमदाबाद में जो फैक्ट्री में काम करते हैं कौन है? ओबीसी है, डीएनटीज है, आदिवासी है, दलित है, यही अपने लोग हैं भाई। लेकिन उसका यूनियन केवल कम्युनिस्ट बनाते हैं। हम क्यों नहीं बनाते? हमको उनका यूनियन बनाना चाहिए। सही है कि गलत है? वाल्मीकि समाज के सफाई कामदार हमारे 14 अप्रैल के या 6 दिसंबर के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन वो जब हड़ताल में बैठे हो, तो जितना लोग 14 अप्रैल के दिन बाहर निकलता है, उतना लोग उस हड़ताल में पार्टिसिपेट करने नहीं जाता। तो बाबा साहब अंबेडकर को मानने का मतलब यही है कि हम लोग बेरोजगारी का सवाल उठाए, शिक्षा का सवाल उठाए, चिकित्सा का सवाल उठाए, जमीन का सवाल उठाए, आर्थिक विषमता का मामला उठाए और कहे भारत सरकार का जो भी बजट बने उसमें 21 करोड़ दलितों के लिए अलग अरेंजमेंट करो। लाखों करोड़ों रुपये हमारे पसीने से हम पैदा करते हैं। नांदेड़ का कलेक्टर और ये विधायक जो आपके सामने बेंच पर खड़ा है, हम दोनों का सैलरी कहाँ से होता है? ये हाथ में जो घड़ी पहनी है ना, वो किसी फैक्ट्री में बनती है। कौन बनाता है फैक्ट्री में वो घड़ी? कोई मजदूर बनाता है। और ये घड़ी जब बाजार में बिकती है तो उसमें से कटता है टैक्स। वो टैक्स जाता है सरकार की तिजोरी में और उससे नांदेड़ के कलेक्टर, एसपी और वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी तीनों का पगार होता है। तो ये जो पसीना बहाने वाले लोग हैं, उसका श्रम का वैल्यू करना देश तो भूल गया। हम मिडिल क्लास के दलित भी भूल गए क्या? आपके और हमारा घर है। ये जो पोडियम पे खड़ा हुआ, ये माइक किसने बनाया है? दिस इज समबडीज लेबर। इसमें किसी का खून और पसीना है। ये मेरे सर के ऊपर मूल्य करना हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो यदि राष्ट्र को, बाकी के समुदाय के लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार को उसकी वैल्यू नहीं, तो हम तो अपने भाई की चिंता करें। हम कैसे बच सकते हैं? और यदि हम उससे बच जाते हैं तो माफ कीजिएगा, फिर 14 अप्रैल मत मनाइएगा, फिर जय भीम मत बोलिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है।
हम तो जय भीम तब बोलेंगे जब जमीन का कब्जा मिले। हम जय भीम तब बोलेंगे जब एक भी सफाई कर्मी को गटर में उतर कर मरना ना पड़े, फिर उसकी बात अलग हो जाएगी। यही बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो तो मूर्ति खिला के मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। सबसे ज्यादा दुनिया में मूर्ति उन्हीं का बना दिया। तो उनके स्टैच्यू पर माला पहनाते वक्त हमेशा ये याद रखो कि किसी एक दिन उनकी आंख से आंसू आया था कि दलितों को जमीन दिलवाना है। उस बाबा साहब अम्बेडकर को याद करो, उस बाबा साहब अम्बेडकर को याद करो जिन्होंने मनमाड़ के सत्याग्रह के वक्त कहा था कि दलितों के, गरीबों के, वंचितों के इस देश में दो शत्रु हैं, मनुवाद और पूंजीवाद। ये दोनों ही हमारे शत्रु हैं। आज देखिए ना, पूरा देश ये मोदी की सरकार ने बेच डाला है। कोई डीएनटी, कोई मदारी समाज का व्यक्ति 40,000 42,000 की चोरी करता है तो उतना मारते हैं कि कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। लेकिन विजय माल्या, मेहुल चोकसी, संडेसरा, सारे लोग 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, 22,000 करोड़, पूरा देश बेच दिया इस आदमी ने। सारे एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच डाला, बीएसएनएल बेच डाला, एयर इंडिया बेचने पर तुले, सब बेच डाला। ये किसी के बाप का देश है? ये अपना मुल्क है, उसको क्लेम करो। ये धरती अपने आप की नहीं, किसी के बाप की। ये अपना मुल्क है, यहां सत्ता के सभी स्थानों में बैठो। कॉन्ट्रैक्ट भी दलितों को मिलने चाहिए, टेंडर भी हमको मिलने चाहिए, जमीनें भी मिलनी चाहिए, सब कुछ अपने पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादाओं को एक एक चीज में पसीना लगा है। इसको क्लेम करना, रिक्लेम करना चालू करिए। और ये गुजरात मॉडल है ना, आखिरी में इतना कहूंगा, उससे बड़ा ढकोसला कुछ नहीं है। यदि कोई नहीं समझा तो समझ लीजिए। एक ट्वीट किया था मैंने प्रधानमंत्री जी को लेकर, पालनपुर जहां मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां के सर्किट हाउस से रात को 12 बजे मुझे उठाया और आसाम ले गए 2,500 किलोमीटर दूर, और उस कस्टडी में, उस लॉकअप में रहा हूं जहां कॉकरोच घूम रहे थे। लेकिन दूसरे दिन एसपी को बोल दिया था और एक एफआईआर कर दो, झुकेगा नहीं। और मेरी मान भी ली, दूसरे एफआईआर कर भी दिया। क्या किया दूसरे एफआईआर? सावित्रीबाई फूले में मानने वाली मेरी बहनें, माताएं, आप तभी सभी याद रखिए, मैं उनके लॉकअप में था, उनकी कस्टडी में था, तब मेरे ऊपर महिला पुलिस के साथ बदतमीजी करने का केस किया है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद आनंद तेलतुंबड़े, इतना बड़ा स्कॉलर, देश दुनिया में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है, इतना बड़ा विद्वान आदमी, हम उसको नक्सलवादी बोल के जेल में डाल दिया। अभी साथी चंद्रशेखर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। प्रोफेसर रतनलाल जो अंबेडकर नामा चलाते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया। वामन मेश्राम जी को अहमदाबाद की जेल में डाल दिया। ये क्या हो रहा है? समझना पड़ेगा। ये प्रतिक्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2 को रोकना पड़ेगा, इलेक्टोरली भी और सड़क पर उतरकर भी। तो साथियों, बहुत कुछ बात आपके बीच में कही। भाषण से बेहतर ये होगा कि आने वाले 14 अप्रैल के दिन ऐसा कोई कॉल दिया जाए कि गुजरात में भी एक साथ हम 14 जगह पर जमीन का पट्टा लेने जाएंगे, और महाराष्ट्र में भी उस दिन 14 जगह पर जमीन का पट्टा देने जाएंगे, और उस दिन शाम को बढ़िया नीला रंग का कुर्ता पहनकर जय भीम बोलते हुए बाबा साहब को माला अर्पण भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को यहाँ रखता हूँ। आप तमाम साथियों का शुक्रिया, साथी सूरज का शुक्रिया, माता रोहिणी अंग्रेजी का शुक्रिया, बहुत बढ़िया बोली, मेरी मम्मी को भी बोलना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस लड़ाई की अहमियत को, उसकी गंभीरता को समझेंगे, और हम समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको याद करेगी। मैं साथियों एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, खास तौर पे युवा साथियों, जब दिल्ली की सड़कों पे संविधान को जलाया गया, जब पूर्ण रूप से मनुवाद लागू करने की आरएसएस और भाजपा साजिश कर चुका है, जब आपके इस भाई को असम की जेल में डाल रहे हैं, दूसरे भाई की छाती पर गोली दाग रहे हैं, तब आप यदि इस आरएसएस, मोदी और भाजपा की सरकार के खिलाफ लड़ते हुए एक दिन भी जेल में नहीं गए, तो आपकी जवानी का कोई मतलब नहीं।
यदि आपकी पीठ के ऊपर मोदी की पुलिस की एक लाठी नहीं पड़ी तो आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे? इतना सोचिएगा। और हां, लड़ोगे, संघर्ष करोगे तो कभी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और पटवारी बन जाओ। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन के, बिना सड़क पर उतरे कभी कोई क्रांति हुआ नहीं, कभी कोई क्रांति होगा नहीं। यही अन्ना भाऊ साठे का मैसेज था, यही ज्योतिबा फुले का संदेश था, यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को और एक बार क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे और आने वाले दिनों में इंकलाब तो हम ही करेंगे यार। जब इस मुल्क में क्रांति होगा तो पहली कतार पर, पहली लाइन में मशाल लेकर जो खड़ा होगा उस देश का दलित ही होगा। जय भीम।